अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ और मेरे मेहमान किसी तारुफ के मोहताज नहीं। जावेद चौधरी साहब बहुत शुक्रिया आपका, शहजाद इकबाल साहब आपका भी, और वसीम बदामी हमारे साथ कराची से मौजूद हैं, आपका भी बहुत शुक्रिया। शुरू करेंगे, 2-3-4 बुनियादी सवाल हैं जिस पे तजिया लेंगे, लेकिन सबसे पहले इमरान खान साहब का बयान जो कल उन्होंने दे तो दिया, पर दिया क्यों? वो कहते हैं हम तैयारी नहीं थी। अब 2-2.5 साल के बाद वो कहते हैं कि अब हम गलती नहीं कर सकते, लेकिन क्या अब तैयारी है उनकी? ये एक बड़ा बुनियादी सवाल है। क्या कहा था इमरान खान साहब ने, सुनिए जी। कभी भी गवर्नमेंट को, एक नई गवर्नमेंट आती है, उसको कभी भी इस तरह पावर में नहीं आना चाहिए। उसकी पूरी तैयारी होनी चाहिए, उसकी पूरी तरह उनको ब्रीफिंग्स देनी चाहिए। हर चीज जो हम बाहर से बैठ के देख रहे थे वो बिल्कुल मुख्तलिफ थी जब गवर्नमेंट आई। तो 3 महीने तक तो समझने की कोशिश कर रहे थे, 1.5 साल तक हमें एक्चुअल फिगर्स का ही नहीं पता चल रहा था। कोई मिनिस्ट्री से कभी कोई फिगर आ जाती थी, हम समझते थे बड़ा अच्छा कर रहे हैं, फिर पता चलता था कोई और फिगर आ गई है। इसमें उन्होंने जो बाइडेन की भी मिसाल दी कि प्रेसिडेंट इलेक्ट होता अमेरिका का तो उसको सबसे पहले ब्रीफिंग्स दी जाती है। मसला यह है कि चले बहुत से स्टेटिस्टिक्स आपको पता नहीं होंगे, बहुत सी इकोनॉमी की चीजें आप शायद ना जानते हो। हालांकि असद उमर साहब और आपके जितने बयानात हैं इलेक्शन से पहले 2018 के या 2013 के, वो सारे के सारे मईशत पर थे। और असद उमर साहब तो कमेटी में भी थे, जो फाइनेंस की कमेटी थी। ये जो बाकी की चीजें थी, मैं ये करूंगा, मैं करोड़ नौकरियां, 50 लाख घर वगैरह वगैरह, ये दावे भी तो सारे आपने किए थे इलेक्शन से पहले। अगर कुछ पता नहीं था चौधरी साहब, मैं आपको एक अंदर कमरे में बैठे बात भी बता रहा था कि जब हम पहले इंटरेक्शन था प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब जब इलेक्ट 2-3 महीने की हुकूमत हो चुकी थी, तो उन्होंने जब मुझसे पहला आए बैठे और कहा हाँ जी, मैं कहा जी लगता आप तैयार नहीं थे। उस वक्त भी उन्होंने कहा हाँ हम तैयार नहीं थे। हालांकि मैं आपको सुना देता हूं, ये पहले कहा इमरान खान साहब ने कि जी हम तो अब केपी गवर्नमेंट के बाद अब तैयार हैं हुकूमत चलाने के लिए। सुनिए, हमारे पास एक प्रोविंस को गवर्न करने का 5 साल का तजर्बा है और ये बड़ा वैल्यूएबल एक्सपीरियंस हुआ है। शायद हमें अगर ये हुकूमत फेडरल गवर्नमेंट मिल जाती 2013 में, तो हमारी ऐसी प्रेपरेशन ना होती जो कि 5 साल में हमने सीखा है पख्तूनख्वा के अंदर। और इस तरह के बहुत से बयान आते हैं इनके, लेकिन अब लगता है ऐसा है कि जो 5 साल की गवर्नेंस भी और आज 2.5 साल बाद भी उनको पता नहीं है कि काम कैसे करना। बेसिकली कुछ तकरीरें सिर्फ तकरीरें नहीं होती, भूत होते हैं जो पूरी जिंदगी पीछा करते हैं। और मेरा ख्याल ये है कि प्राइम मिनिस्टर साहब की जो कल की तकरीर है एक ऐसा भूत है जो मसलसल अगले 2.5 साल या 10 साल या 15 साल या 20 साल इस गवर्नमेंट का पीछा करती रहेगी। उसकी बेसिक वजह यह है कि आपकी जितनी कमियां कमजोरियां होती हैं, आप कभी पब्लिकली या इंटरनेशनल फोरम पे इस तरह बैठ के बात नहीं करते। और प्राइम मिनिस्टर साहब ने अगर कोई फॉल्ट था, कोई गड़बड़ थी, तो उन्हें अपनी कैबिनेट के साथ बात करनी चाहिए थी। इस तरह पूरी कौम के सामने या पूरी दुनिया के सामने ये एतराफ़ करना कि हमारी पावर मिनिस्ट्री है जो 1.5 साल तक मुझे गलत फिगर देती थी और मिनिस्टर भी अभी तक वही है और पूरी मिनिस्ट्री भी वहीं पे है। यानी अगर कोई एक मिनिस्ट्री, अगर एक इतनी बड़ी मिनिस्ट्री जो है वो अगर प्राइम मिनिस्टर साहब को 1.5 साल तक गलत फिगर देती रहे, तो ज्यादा डिजास्टर क्या हो सकता है किसी मुल्क पे। दूसरी बात यह है कि बहुत सारी मिनिस्ट्रीज हो सकती है, मतलब मुराद सईद साहब के लिए मिनिस्ट्री नहीं हो सकती है, शहरयार अफरीदी साहब के लिए मिनिस्ट्री नहीं हो सकती है। शाह महमूद कुरैशी साहब तो बहुत एक्सपीरियंस्ड आदमी है, दूसरी बार वजीर खारजा बने हैं और 35 साल से पॉलिटिक्स के अंदर हैं। इनके दौर में कश्मीर का इशू खराब हो जाना है, यूएई के साथ वीजे बंद हो जाने, सऊदी अरेबिया के साथ आपके इतने ताल्लुकात खराब हो जाने कि उन्होंने $3 अरब रुपए वापस, $3 अरब आपसे वापस मांग लिया, 2 अरब आप देने पर मजबूर हो गए और एक और रह गया। वहां से जो रोज थ्रेट्स क्रिएट हो रही हैं वो आप देखें। प्राइम मिनिस्टर साहब वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर है, पाकिस्तानी रिकॉर्ड होल्डर है मिनिस्ट्रियों के। और इसी तरह सऊदी अरेबिया जो है, वहां से जो प्रॉब्लम, जो सिग्नल्स आ रहे हैं आपके सामने, आपके वुज़रा जो दोस्त है सब कहते हैं कि नवाज शरीफ के पीछे सऊदी अरेबिया। तो जब इतना बड़ा डिजास्टर क्रिएट हो जाए शाह महमूद कुरैशी साहब की मौजूदगी में, तो फिर इसको हम क्या कहेंगे, ना तजर्बाकारी कहेंगे। दूसरी इकनॉमिक टीम, जो प्राइम मिनिस्टर साहब ये कहते थे कि हमारे पास 200 लोग हैं, 200 लोग, और आप पाकिस्तान की हिस्ट्री देखें, उसमें काशिफ साहब सबसे ज्यादा अच्छी इकनॉमिक टीम इस वक्त इस गवर्नमेंट के पास है। आप देख ले 37 तो सिर्फ एडवाइजर, एक्सपीरियंस भी है, एक्सपीरियंस्ड हर आदमी, पहले भी फाइनेंस मिनिस्टर रह चुके हैं, निजकारी के वजीर रह चुके हैं, एक्सपीरियंस सारे लोग एक्सपीरियंस, इवन वकार मसूद को भी शामिल कर लिया उस टीम के अंदर। और इसके बावजूद जो सबसे अच्छा दौर जो मियां नवाज शरीफ की गवर्नमेंट के अंदर था वो वकार मसूद उस वक्त जब सेक्रेटरी थे वो था। लेकिन यही सेक्रेटरी थे जिन्होंने 100 रुपए पे डॉलर को रखा हुआ था, 104 रुपए पे डॉलर रखा हुआ था। इतनी अच्छी इकोनॉमिक टीम के बावजूद भी अगर आप ये समझ दें कि हमें तजर्बा नहीं था, फिर तजर्बा कहां से आएगा? तो मेरा ख्याल ये है कि विजन में प्रॉब्लम है। विजन में प्रॉब्लम है कि आप सिर्फ अजम्पशंस पे चल रहे हैं।
कि आपने अज्यूम कर लिया था कि 8,000 अरब रुपए आप जमा कर लेंगे पाकिस्तान के अंदर, आप चोरों को पकड़ेंगे, उल्टा लटकाएंगे, जूते मारेंगे, पैसा आ जाएगा। बाहर से सारे जो जितने पाकिस्तानी है वो आपको पैसा दे देंगे, अंदर से तेल निकल आएगा, गैस निकल आएगी, सोने के पहाड़ निकल आएंगे और हम ये चला लेंगे और बाकी ये चंदा जमा करेंगे और सारा मुल्क चला लेंगे। सर इस तरह निकला है सर, assumption तेल तो निकला है कहां से? अभी आपका बाकी है बाकी सबका निकल गया। तेल तो काटता उन्होंने, बाकी जो थोड़ा कुछ रह गया वो। तो सर ये इस गवर्नमेंट का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि assumption पे चल रहे हैं। क्या प्रॉब्लम है शहजाद आपके ख्याल? देखिए, तैयारी तो थी ना कि जब हम आएंगे तो भैंसे बेचेंगे, तैयारी थी गाड़ियां कैसे बेचनी है, इंटरनेशनल दौरे होंगे तो वो सस्ते कैसे कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर हाउस में आपने एक कॉलेज बनाना है, गवर्नर हाउस में आपने एक पब्लिक अम्यूजमेंट पार्क बनाना है, इस तरह की तैयारी तो थी ना नॉन इश्यूज के ऊपर, नॉन इश्यूज के ऊपर। और कहीं ना कहीं शायद ऐसा लगता है कि ये समझते थे कि इन इश्यूज की वजह से यहां से हम इतना पैसा बचा लेंगे तो शायद मुल्क तरक्की कर जाएगा और ट्वीट से ठीक हो जाएगा। या तो इनको मालूम नहीं था या हमें बेवकूफ बनाया जा रहा था। अब कल जो दलील आ रही है ना, जो पीटीआई के दूसरे रहनुमा है, वो कोई कह रहा है कि देखें आपने आधा स्टेटमेंट ले लिया है, कोई ये कह रहा है कि नहीं उन्होंने एटलीस्ट सच तो कहा। पूरा खौफनाक है जी, पूरा ना ले। उस सच को कहां लेके जाएं? चीनी वाले के पास लेके जाएं उस सच को कि देखें ये सच है, मुझे चीनी सस्ती कर दो। क्या चूल्हे के सामने रखूं तो उसमें से गैस आ जाएगी और मेरा चूल्हा जल जाएगा? उस सच का हम क्या करें? कल जो बुनियादी बात वो ये कर रहे थे ना कि हमारा निजाम ऐसा है, हमें टाइम नहीं मिलता। बाइडेन को देखें टाइम मिलता है। अब आप बनना चाहते हैं पाकिस्तान के वजीर आजम, लेकिन आपको यूएस का प्रेसिडेंशियल सिस्टम जो है उसके 3 माह चाहिए ताकि आपको ब्रीफिंग मिले, जो कि और दुनिया में कहीं नहीं है सिस्टम के। आपके इलेक्शन होते हैं, फौरन नया शख्स आ जाता है। अमेरिका में आपको 3 महीने मिल जाते हैं। फिर आप चाइना जाते हैं, आपको उनका 1 पार्टी सिस्टम भी मुतासिर करता है, ऐसा लगता है। आपको अर्दोगान वाले पावर भी चाहिए कि वो प्राइम मिनिस्टर है तब भी पावरफुल हो, जब सदर बन जाए तब भी पावरफुल हो। लेकिन क्या परफॉर्मेंस नहीं चाहिए सारों की, जो चीजों से मुतासिर होकर इन तमाम चीजों का आप एक मिक्सचर बना के फिर चाहते हैं कि मदीना की रियासत कायम की जाए, तो ये तो नहीं हो सकता ना। अब यही सिस्टम में पीपल्स पार्टी भी आई थी, यही निजाम पीएमएलएन को भी मिला था, इसी निजाम में रह के आपको काम करना है और इनके पास तो बड़ा बेनिफिट है ना। ये 4-6 महीने की लेवरेज दी जा सकती थी इस हुकूमत को। सर आप 3 महीने की अगर मजीद भी दे दें तो क्या हो जाएगा? हम 3 महीने पीछे चले जाते हैं ना, यहां से 3 महीने कह रहे हैं ना, 3 महीने मिलने चाहिए थे। आप 2.5 साल की जगह 2 साल लगा लें या 3 महीने बाद इनकी परफॉर्मेंस जज कर लें। क्या वो एक्सपेक्टेशन जो इन्होंने बनाई थी वो पूरी हुई है? आप एट द बेस्ट ये कह सकते हैं कि जिस ब्रीफिंग का मैं जिक्र कर रहा था उसमें भी प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये कहा, उन्होंने कहा कि मुझे बिल्कुल तनकीद करें लेकिन मुझे 1 साल दे दे, शायद 1 साल या 6 महीने उन्होंने कोई इस तरह की बात की। 1 साल का कहा था मेरा ख्याल। सर ये जो 1 साल दे दे, उसके बाद जो कहते हैं करें। 24 साल 2.5 साल हो। अच्छा, वैसे इस तकरीर में ना प्राइम मिनिस्टर साहब को यह भी पता नहीं कि अमेरिकन सिस्टम डिफरेंट है और वो जो कह रहे हैं कि वो उनको ब्रीफिंग दी जाती है, नए प्रेसिडेंट को ब्रीफिंग नहीं दी जाती, उनको 6 किताबें पढ़ाई जाती हैं। सबसे पहले एक थ्योरी है 6 डिग्री ऑफ सेपरेशन कि आपने कनेक्ट कैसे करना लोगों से, वो पढ़ाई जाती है। उनको ये डिसीजन पावर के बारे में बताया जाता है। उनको ब्रीफिंग नहीं दी जाती, ब्रीफिंग के डिपार्टमेंट होता है। जब वो उनके मिनिस्टर कैंडिडेट बन जाते हैं तो नेशनल सिक्योरिटी और दूसरे इश्यूज पर उनको ब्रीफिंग दी जाती है ताकि आप पब्लिक पोजीशन वही लें जो आपको जो अमेरिकन पॉलिसी मिनिस्टर्स को देते हैं। सर मैंने जो कहीं पढ़ा था वो ये था कि जब अमेरिकन प्रेसिडेंट जो भी कैंडिडेट होता ना, क्योंकि आपने डिबेट्स में जाना, आपने तकरीरें करनी, अपनी पॉलिसीज बतानी, उसके ऊपर बताया जाता है कि सर ये सिचुएशन है और उसके अंदर ब्रीफिंग्स उनको दी जाती हैं, लेकिन प्रेसिडेंट बनने से पहले। लेकिन काशिफ साहब, अब सवाल तो ये करने वाला है ना कि आपने एक तो जो स्टेटमेंट्स जो आपने भी सुनाए, जो बड़े बड़े दावे और वादे किए गए थे, वो बिल्कुल एक सिंपल अंदाज में और ये सेल किया गया था कि मैं मसीहा हूं, मैं सेवियर हूं, मैं आके बचाऊंगा, करप्शन आपकी 90 दिन में खत्म हो जाएगी, रिफॉर्म्स आपके 1 साल में हो जाएंगे, आपका टैक्स कलेक्शन, क्योंकि हमारा मुल्क में ज़कात बहुत देते हैं तो हम उसको फौरी तौर पे 4,000 से 8,000 रुपए ले जाएंगे। ये सारी सिंपलिस्टिक बातें जो है वो सेल की गई थी। सवाल ये बनता है वजीर आजम से कि अगर आपको नहीं पता था, तैयारी नहीं थी, तो ये मंशूर किसने बना के दिया था जिसकी बुनियाद पे आप वोटर के पास गए, उनसे वोट मांगा? उस मंशूर का क्या करें? और वाकई ये चीजें तो ये तो आप तस्लीम कर रहे हैं ना, हमें नजर आ रहा था ना। पहले उन्होंने कहा प्राइवेटाइज नहीं करेंगे, सरमाया पाकिस्तान कंपनी बनाई कि ये रिवैम्प करेगा तमाम स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस के खिलाफ थे प्राइवेटाइजेशन। जी, आज तो पिम्स भी किया जा रहा है। अब वो सरमाया पाकिस्तान कहां है? कितनी कंपनीज का उसने पूरा बोर्ड ऑफ गवर्नर्स या मैनेजमेंट उन्होंने कहा था कि किसी को वो नहीं देंगे। वो क्या होता है जिसको वो आप आके अपना पैसा गोल्डन शेकर वाइट कर दें, पैसे आके वाइट कर दें, वो नहीं करेंगे। स्टील मिल बंद नहीं करेंगे, एमनेस्टी स्कीम, एमनेस्टी नहीं देंगे किसी को। मुझे याद है, मैं एक इंटरव्यू प्राइम मिनिस्टर का, ये उनका 2018 से पहले, मैंने कहा जनाब लोग भाग जाते हैं, आपको ये कुछ करना पड़ेगा वरना अच्छा फिर देखेंगे। यू नो ही वाज सो कन्विंस्ड कि मैंने कि कुछ इस तरह का काम नहीं करना। आप वापस हुकूमत में आगे फिर सब वो करना पड़ा जो छोटा सा वाकया सुना देता हूं। इस मुल्क में एक पीटीआई के शख्स बहुत अहम ओहदे पर हैं, बड़े ओहदे पर हैं। उनसे मैंने ये पूछा कि ये जब एक आपको बताया जाता था कि 3-6 महीने में ये हो जाएगा, तो आप बिलीव करते थे उन बातों पर या आपको पता था नहीं ये सिर्फ एक पब्लिक कंजम्पशन के लिए? तो उन्होंने कहा हमें वाकई लगता था
कि 3-6 महीने में हम हालात को बदल लेंगे, लेकिन जब मैं इस ओहदे पर आया हूं, उन्होंने कहा मुझे 1 साल लगा है एक सोशल मीडिया के शख्स को हायर करने के लिए, क्योंकि उसमें इतनी रुकावटें थी। अवाम को यह बताया गया था कि 6-8 महीने में जबकि 200 अरब डॉलर आपने लेके 100 अरब डॉलर इसके मुंह में मारने थे, 100 अरब उसके मुंह में मारने थे, और जो 1 अरब डॉलर बचा ना था वो काशी साहब को दे देना था। काश सादा भी दे दो, सादगी दे। तुसी वज़ीर आज़म पढ़ोगे रद्दा दे घना से। वसीम मदामी साहब, अंग्रेजी में इसको डेमोगॉग्स कहते हैं। हमारी पॉलिटिक्स पॉपुलिस्ट पॉलिटिक्स है, मकबूल नारे, हर वो चीज जो आज हुकूमत अनाउंस करेगी हर ऑपोजिशन उसकी मुखालफत करेगी। यही काम इमरान खान साहब ने किया पिछले 5 साल। जो उस हुकूमत ने अनाउंस किया, वो टैक्स लगाएंगे, हमारा सियासतदान ऑपोजिशन का जो होगा वो ट्रेडर्स के साथ जाके खड़ा होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देगा। हुकूमत में आएगा, उसको एहसास होगा यार मैंने भी इन पे टैक्स लगाना है। लेकिन जिस वक्त ऑपोजिशन में होते हैं उस वक्त ये नहीं करते। उस वक्त सिर्फ एक चीज होती है, आपने ये किया ये गलत है, आपने ये किया ये गलत है। ये कब तक पॉपुलिस्ट पॉलिटिक्स की बुनियाद पे ये मुल्क चलाते रहेंगे? क्योंकि अकाउंटेबिलिटी इस चीज की तो है ही नहीं। ये कोई भी अकाउंटेबल नहीं होगा इस चीज पर। इसके पीछे बिस्मिल्लाह रहमान रहीम एक थॉट प्रोसेस भी है ना शहजाद, जिसकी बात कर रहे हैं, मैं भी वहां मौजूद था और वो वाकई यही ऐसे ही कहा गया जिस तरह शहजाद ने कहा। अब इसका एक और जाविया सुन लीजिए। पिछले दिनों एक और हुकूमत के सरकर्दा कारकुन से मैंने पूछा कि यार आपके ख्याल में व्हाट वेंट रॉन्ग, क्या हो गया, ये गवर्नेंस के इतने सारे मसाइल क्यों हैं यार? उन्होंने कहा यार हमें ऐसा लगता है कि हमने परफॉर्म इतना बुरा नहीं किया है, हमने कमिट बहुत ज्यादा कर लिया था। तो मैंने कहा अच्छा अगर आपकी ये भी राय है तो इस पर बात कर लेते हैं, कमिट क्यों इतना ज्यादा कर लिया था? वो गलत नहीं किया। उन्होंने कहा नहीं गलत नहीं किया, बिल्कुल ठीक किया। इसलिए कि अगर इतना ज्यादा कमिट ना करते तो इख्तिदार में ही ना आते। तो लोगों को ये बताना जरूरी था कि भाई ये सब कुछ है, तो ही वो इख्तिदार में आते, तो ही लोग यकीन करते। तो मेरा ख्याल है कि पॉपुलर पॉलिटिक्स का मामला तो हर जगह रहता है जिस तरह आपने कहा, लेकिन खान साहब इस मामले में बहुत ही ज्यादा आगे निकल गए। यहां तक कि शहजाद इकोनॉमी को बहुत अच्छा समझते हैं। खान साहब ने कंप्लीटली प्योरली इकोनॉमिकल फॉर्मूला फिनोमिनास को भी पॉलिटिकल फिनोमेना करार दिया कि भाई ये डॉलर रुपी पैरिटी जो होती है इसका मईशत से कोई ताल्लुक नहीं है। इसका ताल्लुक इससे कि भाई एक आदमी है सागदार, उसका बाहर अकाउंट है, उसके अकाउंट में इतने डॉलर हैं, वो जब रुपया सस्ता करता है वो रातों रात अमीर हो जाता है, खत्म हो गई बात। डॉलर तो इसलिए होता है। खान साहब ने कहा कि भाई एक इदारा है स्टील मिल, उसका बेड़ा गर्क क्यों है? इसलिए नहीं है कि मैनेजमेंट का या कोई मसला नहीं है, वो सीधी सीधी बात है। एक आदमी है नवाज शरीफ, वो वजीर आजम है, उसका लोहे का कारोबार है, वहां पैसे बनाता है, स्टील मिल डूब जाती है। तो आज लोग सवाल कर रहे हैं कि भाई वो आदमी तो अब नहीं है ना वजीर कौन सा बयान दिया था कि ये हुआ तो समझ लेना कि तुम्हारा हुक्मरान चोर है? बिल्कुल सही। वो जी टैक्स पे कहा था ना, डॉलर बिजली का महंगा डॉलर अगर रुपया महंगा उसका मतलब आपका हुक्मरान चोर है। ये इस तरह के बयानात पॉपुलर पॉलिटिक्स पब्लिक कंजम्पशन के आज लिए। खान साहब उसके बिल्कुल कॉन्ट्ररी बयानात। मजेदार बात है कि ये बड़ी जबरदस्त केस स्टडी है पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में, मेरा ख्याल है रीसेंट हिस्ट्री की, कि उतने ही कन्विक्शन के साथ उसके बिल्कुल ऑपोजिट आर्ग्यूमेंट्स देते हैं। कि आज जब एंकर उनसे पूछती है कि भाई क्या करें, मैं लोग खुदकुशी कर लें क्या, तो वो कहते हैं मतलब क्या करें, देखें ना क्या करें। फिर आज वो स्टीमिंग का कहते हैं कि देखें ना लोगों को फारिग ना करें तो क्या करें, मतलब देखें ना। आज वो कहते हैं कि यार डॉलर रुपी पैरिटी का पिछली हुकूमत ने सही काम किया ही नहीं। हालांकि पिछली हुकूमत में जब डॉलर रुपी पैरिटी होती थी तो कहते थे कि इसलिए कर रहे हैं ताकि अमीर हो जाएं। आज कह रहे हैं कि महंगाई हमें इसलिए करनी पड़ी कि पिछले वाले ने डॉलर रुपी पैरिटी का सही ख्याल नहीं किया तो हमें करनी पड़ी, तो हम क्या करें। तो भाई वो इस सारे मामला में इतने आगे निकल गए खान साहब। मजाक मैं आपको वैसे एक साउंड सुनाता हूं, मेरे एक इंटरव्यू में थे, बड़ी पुरानी बात है। उन्होंने कहा मैं आऊंगा 90 दिन में करप्शन। मैं जी आपके पास जादू का चिराग है, कोलादीन का चिराग है, ये कैसे आप 90 दिन में खत्म करेंगे? निकालें जरा उसको वो साउंड का। जब तक मैं शहजाद आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहता हूं बराए मजाक ही असद उमर साहब ने ये कहा था कि अगर स्टील मिल ठीक करनी है तो हुसैन नवाज को दे दें, उनका तो बड़ा तजुर्बा है। क्या इस हुकूमत ने ये डिस्कस किया कि हमारे साहब को दे दें, उनकी भी स्टील मिल रही है, शायद वही बना के बता दें। मतलब चीजों को बड़ा सिंपलिस्टिक करके बेचा ना। बिल्कुल सही कह रहे हैं। कहा कि कर्जा 10 साल में 6,000 से 30,000 हो गया। वजह क्या है? करप्शन। लेकिन जब ये आया इनको पता चला कि जो आपका फिस्कल डेफिसिट है उसको पूरा करने के लिए कर्जा लेना पड़ता है, आपका बैरूनी जो कर्जा है उसको उतारने के लिए आपको कर्जा लेना पड़ता है, डेवलपमेंट के लिए कर्जा लेना पड़ता है। इसी तरीके से अगर मुल्क में ज़कात दी जाती है तो टैक्स भी बड़ा आराम से हो जाएगा। 4,000 से 8,000 हम यूं कर देंगे। पाकिस्तान की तारीख में 2018-19 पहला साल था, या मेरे ख्याल से कोई 40 साल बाद हमने ये देखा था कि टैक्स जो आपकी ग्रोथ होनी चाहिए थी वो नेगेटिव थी। इतने सालों के बाद हमने ये देखा। चीजें इतनी सिंपल नहीं है, इतनी आसान नहीं है। ओवरली सिंप्लीफाई करके टारगेट सेट किए गए। जरा वो मैं अगर इजाजत दें कि मैं 90 दिन में करप्शन खत्म हो जाएगी, सुनिएगा जरा। 90 दिन में तो कोई कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं होगा। 90 दिन तो आपको सोचने में लगेंगे आपने करना क्या है, उसमें करप्शन कैसे खत्म होगी। क्योंकि आपने ये भी कहा कि मैंने प्रोग्राम पे अमल दरामद करना है टाइम फ्रेम के अंदर। अलादीन का चिराग चाहिए 90 दिन। एम्पावर पर ये सब कुछ 90 दिनों में होगा। ये मैं आपको कह रहा हूं, गवर्नेंस सिस्टम, रेवेन्यू कलेक्शन, एक्सपेंडिचर कटिंग, करप्शन से डीलिंग, ये सारा 90 दिन में। और दहशतगर्दी
ओवर कमिट, वो कहते हैं अंग्रेजी की एक टर्म है चौधरी साहब। दो चीजों का फर्क है, एक उनकी बातों का और एक आपके लुक्स का। काफी जवान थे आप उस वक्त। मैं तो अभी भी जवान हूं। मैं तो अभी भी जवान हूं। ये क्या हो गया इसको? ये आपकी जाती राय है। देख रहा है एक बड़ा बुढ़ापा आ गया, नजर कमजोर हो गई आपकी मेरा भाई। उसमें मेरे बाल सफेद, मैं दोबारा दिखा देता हूं। आज मेरे बाल मैं अल्हम्दुलिल्लाह लगा लोगों के काले किए हुए मैंने। अंग्रेजी की टर्म है चौधरी साहब, वो कहते हैं नेवर ओवर कमिट एंड अंडर डिलीवर, अंडर कमिट एंड ओवर डिलीवर। कि आप कमिटमेंट छोटी करें ताकि जब उससे ज्यादा देंगे लोगों को आप कहते हैं कि मैंने कहा तो ये था, दे ये रहा हूं। यहां पर उन गैस नहीं, कॉन्ट्रैक्ट नहीं की। और ये फॉर्मूला कामयाब शादी का भी है। सही बात। हाँ जी, एक्सपेक्टेशन ज्यादा ना बढ़ाए, ज्यादा पता होना जी। जाती बात है ना करें आप। अच्छा सर, मसला ये है कि ये जो गरीब मुल्क है ना, इनकी अपने डायनामिक्स हैं। जब तक आप उन डायनामिक्स को नहीं समझते, आप किसी भी इकोनॉमी को बेहतर नहीं बना सकते। और वो डायनामिक्स सिंपल ये है कि अगर बिजनेस होगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप अगर बिजनेस का पहिए रोक देंगे तो फिर कुछ भी नहीं निकलेगा। मसलन अगर आपने सोसाइटी को टर्न अराउंड करना है, सोसाइटी को बेहतर बनाना है, तो बिजनेस चलने दे। इस गवर्नमेंट का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह आया कि इसने आते ही सारे बिजनेस बंद कर दिए। कोई एक बिजनेस भी ऐसा नहीं था कि जो उन्होंने चलता रहने दिया। और उसका नुकसान ये हुआ कि पिछले 2.5 साल से कोई बिजनेस नहीं चल रहा है इस मुल्क में। अभी उसको चलाने की बहुत कोशिश कर रहे हैं, एमनेस्टीज भी दे रहे हैं, पुश भी कर रहे हैं, कर्जे भी कम कर रहे हैं, उसके सूद भी कम कर रहे हैं, बैंकों को कह रहे हैं कर्जा भी दें। लेकिन जब ये पहिया रुक जाए, ये स्टील मिल की तरह होता है ना, जब एक स्टील मिल रुक जाए तो उसको दोबारा स्टार्ट करना आसान काम नहीं होता। इकोनॉमी को भी जब आप एक बार रोक दें तो उसको दोबारा स्टार्ट करना इतना आसान काम नहीं होता। अब ये जितने बिजनेसमैन एक्सपोर्टर हैं उनकी सारी बातें मानने जा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद एक्सपोर्ट्स हमारी नहीं बढ़ रही। लेकिन एक्सपोर्ट तो बड़ी कभी कब बढ़ी है मियां साहब के दौर में। देखिए दूसरा ये कि इकोनॉमी के ऊपर बड़ी मुख्तलिफ टेक्स हैं लोगों की, और आपकी टेक कल वाली ज्यादा पॉपुलर, पोलिटिकली ऑपोजिशन में ज्यादा पॉपुलर टेक है। लेकिन इसमें यह भी है कि कोई बहुत से प्रॉब्लम्स भी थे इकोनॉमी के साथ, जिसको ठीक करने की कोशिश तो ठीक हो गया ना फिर आप देखिए इस तरह। मियां साहब की अभी साउंड सुना देता हूं आपको, उन्होंने कहा जी अभी 30-40 साल लगेंगे इसको ठीक करने में। अभी तो 3 साल हुए हैं मैं आके। तो प्रॉब्लम यह कि मैं ये नहीं कह रहा कि ये ठीक कर रहे हैं, ये तो इकोनॉमिस्ट बता सकता है, मैं तो इकोनॉमी समझता नहीं। लेकिन ये बात जब कोई गवर्नमेंट आई है, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आई, उन्होंने क्या लुटा फुटा मुल्क में दिया। मुशर्रफ ने ये क्या किया, 5 साल पूरे क्यों? कहा हम बड़ा अच्छा देकर गए थे। मियां साहब की गवर्नमेंट आई, उन्होंने अगला कहा क्या लुटा फुटा मुल्क मुझे देकर गई है, कोई इकोनॉमी देकर गए, हमें सारा रीबिल्ड करना पड़ रहा है। वो गए हैं, इमरान खान साहब ये कह रहे हैं जी क्या लुटा फुटा मुल्क मुझे। तीनों के बयान एक जैसे हैं इकोनॉमी के ऊपर कि पिछली हुकूमत बर्बाद करके। साहब एक तो ये है ना कि कल इमरान खान साहब के बयान पे हम बात कर रहे हैं, और जो उन्होंने वादे किए थे, देखिए उस हद तक तो दूर दूर हम नहीं पहुंचे। और पहला साल तो बिल्कुल जाया किया है, IMF में जाने में देर की, खुद ये कह चुके हैं। दूसरा साल भी इमरान खान साहब, असद उमर साहब आपके प्रोग्राम में आके कह गए थे ना कि मेरी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी इसलिए हटा दिया। तो वो तो तस्लीम कर लिया था कि इकोनॉमी ठीक नहीं चल रही है। लेकिन अब कुछ ऐसे फैसले हुए हैं जिससे डायरेक्शन नजर आ रही है। हम ये नहीं कह सकते कि इकोनॉमी तरक्की कर रही है, बट एक डायरेक्शन नजर आ रही है। और उसमें यह है कि ये हुकूमत चाहती है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन पे फोकस हो, इंपोर्ट बेस्ड इकोनॉमी ना हो। अब उसमें इकदाम लेने तो शुरू किए, कुछ मुस्बत सामने नतीजे आ रहे हैं, बट हाउ इट गोज इट्स अ लॉन्ग टाइम, इट्स अ मैटर ऑफ टाइम लगेगा। दूसरा इसमें आप ये सर एक और चीज मैं बताएं सर, इसी के ऊपर इसी में ऐड कर दें। ये जो इमरान खान साहब के बयान की बात हो रही, हमारी पॉलिटिक्स ही है। आप 2004 में चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हुआ, कहा कि हम ये नहीं करेंगे। 8 में हुकूमत आई पीपल्स पार्टी की, चोर है, डाकू है, लुटेरा है, $60 मिलियन। जिस दिन हुकूमत गई, जरदारी साहब को कहा जी ये हमारी रहनुमाई करेंगे। जब मियां साहब की गवर्नमेंट थी, पीपल्स पार्टी ऑपोजिशन में, ये नासूर है, ये सबसे बड़ा मसला है इस मुल्क का। क्या ये हमारी पॉलिटिक्स भी तो यही है? देखिए जो हमारी जो बाकी सियासी जमातें हैं ना, वो सिर्फ सियासी जमातें हैं। मतलब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, ये दोनों इनकलाबी जमातें नहीं है। लोग इनको इनकलाबी जमातें नहीं समझते, इनको दो पॉलिटिकल पार्टी समझते हैं। पॉलिटिकल सिस्टम को ठीक करना पड़ेगा, दूसरा आ जाता है, दूसरे के बाद पहला आ जाता है। लेकिन इमरान खान साहब जो एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं थे, वो तो एक रहबर इंकलाब थे ना, वो तो एक इंकलाब लाना चाहते थे पूरे पाकिस्तान में। और लोगों ने इसलिए उनको वोट दिया था, उनका साथ दिया था। वो ये समझते थे कि इनके अंदर एक इमाम खमैनी बोल रहा है और ये इंकलाब ले आएंगे और तब्दील कर देंगे। अब पता ही चला कि जो पुराने लोग थे जो सिर्फ पॉलिटिक्स खेल रहे थे, वो ज्यादा बेहतर थे, वो सीजन थे, उन चीजों को समझते थे और कुछ ना कुछ वो कर भी लेते थे, चला भी लेते थे। इंकलाब का कोई फायदा नहीं हुआ। तो मसला इमरान खान साहब का ये है कि इन्होंने ख्वाहिशात लोगों की इतनी ज्यादा ऊपर ले गए, उम्मीदें इतनी ज्यादा बढ़ा दी, ओवर कमिट कर दिया ना। उस एक उम्मीद को भी पूरा करना अब इनके लिए मुमकिन नहीं रहा। अब इससे ज्यादा जो डिजास्टर होगा वो सेनेट के इलेक्शंस के बाद होगा, क्योंकि गवर्नमेंट ये समझ रही है कि सेनेट के इलेक्शन हो जाएंगे तो हम कानून साजी करके उसको कौन है। क्विक रिस्पांस ले लूं बाकी दोनों का भी। मैं आता हूं क्योंकि क्या सेनेट इलेक्शन होंगे, उसका क्या होगा, मौलाना साहब के खिलाफ कैंपेन किस लिए चल रही है और इस्तीफे आएंगे कि नहीं आएंगे, इसके ऊपर जरा दूसरे सेगमेंट में। वसीम देखिए, ये
जिसको मैंने पॉपुलिस्ट पॉलिटिक्स की बात कही थी, वो उसको पॉलिटिकल डेमोगॉग्स जिसका टर्म अंग्रेजी में इस्तेमाल की जाती है, हमें कहीं ना कहीं अब कॉल आउट करना पड़ेगा कि ये पाकिस्तानी सियासत में अब नहीं होना चाहिए। आज पीपल्स पार्टी का जलसा कराची में होता है, उसके जलसों उनके पोस्टर्स पर मरियम नवाज शरीफ साहिबा की और शहबाज शरीफ साहब की तस्वीरें लगी होती। इस चीज से आपके उस वक्त क्या कहते थे एक दूसरे के बारे में? शहबाज साहब को मैं आपको सब पता, 8 से 13 में उन्होंने घसीटना था, बाद में जाके माफी मांग ली, इलेक्शन के करीब आगे फिर गालियां निकाली। वी नीड टू चेंज द स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स इन दिस कंट्री। इस स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स को बदलना पड़ेगा आज। दैट इज करेक्ट। जाहिर सी बात है, तजादात से भरपूर एक मामला है पाकिस्तान की सियासत में, और इसका मेरा ख्याल है सबसे ज्यादा नुकसान ये हुआ है कि जो पूरी जो पॉलिटिकल क्लास है पार्टी से हट के भी वो गैर मोतबर हुई है आवाम के सामने। और यही वजह है कि हमारे यहाँ पे लीडर्स को ये शौक बहुत है कि हमारे यहाँ भी कभी कोई एडवेंचर हो तो लोग तुर्की की तरह जो है वो टैंकों के आगे लेट जाया करें, लेकिन आवाम में और पॉलिटिशियंस में क्रेडिबिलिटी का, रिस्पेक्ट का फुकदानी इतना ज्यादा है कि यहाँ पर कभी 12 अक्टूबर 99 भी होता है तो मिठाइयां बढ़ जाती हैं जब 2 तय वाले को भी घर भेज जाता है, या 4 अप्रैल 1979 को जब भुट्टो साहब को फांसी लगते हैं तो लोग सड़क पे नहीं आते, या अभी नवाज शरीफ साहब जिस लाहौर में उनको 13 में से 10 सीटें मिली हैं, कितने 12-13 लाख वोट मिला है, जब नवाज शरीफ साहब उस अस्पताल में होते हैं, उस रात अस्पताल में होते हैं लाहौर की, कि जिस रात पूरे पाकिस्तान में तासुर होता है कि अल्लाह न करे सुबह तक क्या हो जाएगा, तब भी उस अस्पताल के बाहर आपको ख्वाजा साहब ने मेरे प्रोग्राम में आपको याद होगा कहा था कि 500 बंदा नहीं था। जब मियां साहब ने कॉल दी थी कि मियां साहब जा रहे हैं, जब वो हॉस्पिटल से उन्होंने जाना था, उन्होंने कहा जी 500 बंदा नहीं था, क्या बात कर रहे हैं आप कि हम ये काम कर दें या वो काम कर दें। सो ये पॉलिटिकल जो इन्वेस्टमेंट है लोगों के अंदर, इसका बड़ा प्रॉब्लम है। लेकिन क्या ये सारा पावर पॉलिटिक्स है? ये सिर्फ इक्तदार की गेम है। जो अपोजिशन में होता, आप चेहरे अगर आगे से ब्लर कर दें तो जुबान तकरीबन सबकी एक है, ये मुल्क के लिए खराब है, ये इन्होंने मुल्क तबाह कर दिया है, ये चोर हैं, ये डाकू हैं, जो कोई नासूर कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई घसीटता है, लेकिन अपोजिशन में सबकी जुबान एक ही होती है। इज इट ऑल पावर पॉलिटिक्स? तो है, जाहिर है हर पार्टी इख्तिदार में आने के लिए जो है वो बातें करती है, और इसका खात्मा जाहिर होना चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि ये एक हद तक ही शायद कम हो सकता है, खत्म नहीं हो सकता। लेकिन मेरे ख्याल में सबसे ज्यादा फिर इंपॉर्टेंट बात बहरहाल ये है कि लोगों को, जो आम आदमी नहीं, मुझे आपको भी कह रहा होता है कि यार आप लोग बैठ के डेमोक्रेसी और क्वालिटी ऑफ डेमोक्रेसी और इस पर बात कर रहे होते हैं भाई। यानी जब कराची के हालात बहुत खराब थे काशिफ भाई, पीपल्स पार्टी के दौर में 8 से 13 में, तो भाई लोग हमें कहते थे कि यार ये टीवी पे बैठ के ना बदामी साहब हमें आमरीयत के नुकसानात और जमहूरियत के फवायद ना बढ़ाएं अपने एयर कंडीशन स्टूडियो में बैठ के। भाई उस जमाने में बंदा नहीं मर रहा था, आज मर रहा है। मुझे पुरअमन कराची चाहिए एट एनी कॉस्ट। तो मेरा ख्याल है कि लोगों के लिए ज्यादा मैटर फिर ये भी करता है कि डिलीवर कौन कितना अच्छा कर रहा है। और अनफॉर्चुनेट पार्ट मेरा ख्याल है इस हुकूमत के साथ ये हुआ कि पॉपुलर पॉलिटिक्स पिछलों ने भी की, इन्होंने भी की, लेकिन डिलीवरी के मामले में, गवर्नेंस के मामले में तो काम बिल्कुल ही खराब हो गया। इसलिए सूरत हाल कुछ ज्यादा ही अजीब गरीब हो गए। जी, मैं आपसे ही बल्कि सवाल करना चाह रहा था, पॉलिटिकली ये बयान किस तरीके से फायदा दे सकता है इस सिचुएशन में जब पीडीएम आपके सर पे खड़ा हुआ है, मीडिया भी आपके ऊपर तनकीद करता है, आपकी गवर्नेंस पे बड़ी गहरी नजर रखता है, ये पॉलिटिकली भी कैसे फायदा देगा ये स्टेटमेंट? गवर्नेंस के मसाइल है, मतलब ना सिर्फ गवर्नेंस के मसाइल है, पॉलिटिक्स के भी मसाइल है। वही कह रहा हूं, गवर्नेंस के मसाइल है, अकाउंटेबिलिटी का जो वादा किया था वो पूरा नहीं हुआ, तो कम से कम पॉलिटिकली करेक्ट बातें तो करें, सियासत तो बचा लें। और ये दिया आपने मवाद अपनी ऑपोजिशन को, जो आपके खिलाफ तलवारें लेके बाहर खड़ी है ऑपोजिशन। आज जो तकरीरें हुई हैं मरीम नवाज शरीफ साहब और मौलाना फजल रहमान साहब की, उसमें भी इसका बड़ा जिक्र था, जो कल इमरान खान साहब बयान दे बैठे। तो 2.5 साल के बाद जिस सौगात को हमारे सरों पर मुसल्लत किया गया था, आज 22 करोड़ की जिंदगियों से खेलने के बाद आज मर्दान के अवाम को बताता है, मुझे हुकूमत चलाने का पता नहीं था, हुकूमत चलाने की तैयारी नहीं थी, तुम्हें शेरवानी पहनने की इतनी जल्दी क्या थी? हम तो कहते ही थे कि ये नाअहल हुकूमत है। परसों इसने खुद एतराफ कर लिया कि मेरे पास तो टीम ही नहीं है कि मैं अच्छी हुक्मरानी दिखा सकूं। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक का तो वापस।